जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के गवर्नेंस सिस्टम की। तो देखिए, हमारे इंडिया की तरह बिहार में भी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है वो रिस्पॉन्सिबल होती है विधायिका के लिए, लेजिस्लेचर के लिए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि जो कार्यपालिका होगी उसकी जवाबदेही होगी विधायिका के लिए। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कैबिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और हमारे संविधान का जो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 है, ये बात करता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा हमारे सेंटर में। और हमारे संविधान का आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 बात करता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा हमारे स्टेट्स में। तो हमारे बिहार में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो फॉलो होता है। इसके अलावा हमारे स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो बाई का मतलब होता है दो और कैमरल का मतलब होता है लेजिस्लेचर, यानी हमारे यहाँ दो लेजिस्लेचर है। तो एक है हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी है हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके मेंबर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए। और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इनके मेंबर्स को बोलते हैं हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या एमएलसी। और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको हम बोल सकते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस, जैसे कि आप सेंटर में देखेंगे तो हम लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। उसी तरीके से जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हम बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, जैसे कि हम राज्यसभा को बोलते हैं। तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोअर हाउस बोलेंगे और इनके मेंबर्स को एमएलए बोलेंगे, यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हम अपर हाउस बोलेंगे और इनके मेंबर्स को हम बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमारे बिहार में दो लेजिस्लेचर हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। तो देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है इसके अंदर आते हैं गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है इसके अंडर में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए। तो ये आते हैं किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में। तो याद रखिएगा, गवर्नर जो है वो स्टेट के लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और स्टेट की एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। इसके अलावा लोकल सेल गवर्नमेंट में पंचायती राज और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। तो गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर को हम बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और चीफ मिनिस्टर कैबिनेट को लीड करते हैं और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करते हैं। उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और जिनको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर और किसके एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं? तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं। जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। वहीं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं ये पार्शली इलेक्टेड होते हैं और पार्शली नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि जो एमएलएज होते हैं उनको लोग डायरेक्ट वोट देके चुनते हैं। वहीं जो एमएलसीज होते हैं इनको जो है पार्शली इलेक्ट किया जाता है और पार्शली नॉमिनेट किया जाता है। तो अब बात करते हैं गवर्नर की। तो देखिए, गवर्नर जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है। और गवर्नर क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, दोनों सरकारों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और एक स्टेट में जितने भी जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं जो लिए जाते हैं वो सभी गवर्नर के नाम पे ही लिए जाते हैं, यानी कि जो भी डिसीजंस स्टेट्स में लिए जाते हैं वो सभी डिसीजन जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं वो सभी गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। और हमारे संविधान का आर्टिकल 153 कहता है कि एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नर, यानी हर स्टेट का एक अपना गवर्नर होगा। लेकिन 1956 में क्या होता है कि 7वां संविधान संशोधन होता है और इसमें क्या किया जाता है कि अब कह दिया जाता है कि एक पर्सन जो है वो दो या दो से अधिक भी स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। तो इसको ऐड किया गया था 1956 में थ्रू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब बात करते हैं कि गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इनको अपॉइंट कौन करता है। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 155 कहता है कि जो गवर्नर होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो गवर्नर के लिए जो है कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन गवर्नर को चुनने के लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। और गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो जिसको भी गवर्नर बनना है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम उसकी उम्र जो है वो 35 साल होनी चाहिए। और ये कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 157। इसके अलावा जिसको भी गवर्नर बनाया जाएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पार्लियामेंट का मेंबर या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो जिसको भी गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होगा, ठीक है, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होगा, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होगा।
अगर मान लीजिए कि ऐसे किसी पर्सन को गवर्नर बना दिया गया जो इन तीनों में से किसी एक का मेंबर है, तो उसको उस पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो गवर्नर बन सकता है। और ये कहा गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 158 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 158 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको गवर्नर बनाया जा रहा है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पोस्ट उसको ना प्रदान किया गया हो, ठीक है, या कोई भी प्राइवेट वो कंपनी या जॉब ना कर रहा हो, तो ही वो जो है गवर्नर बन सकता है। गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, और गवर्नर अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये कहा गया है आर्टिकल 156 में, यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे तो गवर्नर को उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है। और जो ये टर्म है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिसेबल भी नहीं बताया है। यानी कि अगर मान लीजिए जो गवर्नर हैं उनको राष्ट्रपति हटा देते हैं उनकी पोस्ट से, तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, ठीक है, तो ये जस्टिसेबल नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो गवर्नर हैं उनको इजीली प्रेसिडेंट जो है किसी भी टाइम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और गवर्नर जो है वो अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जो गवर्नर हैं उनको कोई भी स्टेट का लेजिस्लेचर या हाई कोर्ट उनकी पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नर को जो है शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है। तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर को जो है शपथ दिलाएंगे, और ये कहा गया है आर्टिकल 159 में। बात करते हैं इनके सैलरी अलाउंस की। तो देखिए एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2018 फरवरी में, और इसके अंतर्गत कहा गया कि गवर्नर को जो है 3,50,000 सैलरी पर मंथ दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नर को कई पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे कि इनको रहने के लिए मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, और कई फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ये सारी फैसिलिटीज़, अलाउंस और जो सैलरी है ये सभी डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब बात करते हैं गवर्नर के पावर और फंक्शन की। पहले हम देखेंगे गवर्नर का क्या एग्जीक्यूटिव पावर है। तो गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं, और एक स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं ये सभी जो है गवर्नर के नाम पे ही लिए जाते हैं। और गवर्नर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा गवर्नर जो हैं चीफ मिनिस्टर की सलाह पे बाकी मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर की सलाह पे क्या करते हैं, कैबिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। और जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं ये ऑफिस होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नर चाहे तो क्या कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सुनने में तो ऐसा ही लग रहा होगा कि गवर्नर चाहे तो मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैबिनेट होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो ऐसा नहीं है, गवर्नर कैबिनेट को रिमूव नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक जो कैबिनेट है, जो पार्टी है, वो पावर में है, यानी कि उस पार्टी के पास अगर मेजॉरिटी है तो गवर्नर उसको रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए उस पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, कैबिनेट के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर चाहे तो उसको जो है डिसमिस कर सकते हैं। और जब भी किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी तो उस समय जो उस टाइम अगर सीएम होंगे तो उन चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो गवर्नर होते हैं वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपॉइंट करते हैं, और मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो बिहार पीसीएस के जो मेंबर्स होंगे उनको भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। इसके अलावा गवर्नर जो हैं वो मिनिस्टर्स के बीच में टास्क बांटते हैं, और गवर्नर चाहें तो चीफ मिनिस्टर से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में और लेजिस्लेटिव मैटर्स में जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर जो हैं स्टेट के यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, और गवर्नर के द्वारा ही वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का नियुक्त किया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी स्टेट में इमरजेंसी इम्पोज करना है तो इसके लिए गवर्नर प्रेसिडेंट को जो है इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स की। देखिए जो गवर्नर हैं वो स्टेट की लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं, और ये जो है बैठक बुला भी सकते हैं, या अगर मान लीजिए बैठक चल रही है तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ये चाहे तो जो स्टेट की लेजिस्लेचर है उसको भी डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डिसॉल्व कब कर सकते हैं? अगर उस पार्टी ने मेजॉरिटी प्रूव नहीं की तो ही डिसॉल्व किया जा सकता है। और जब भी चुनाव के बाद जो पहला सेशन होता है उसको गवर्नर ही स्टार्ट करते हैं, गवर्नर ही एड्रेस करते हैं। और मान लीजिए स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है तो वो बिल लॉ कब बनेगा? जब उसको गवर्नर की सहमति मिल जाएगी, उसके बाद ही वो लॉ बनेगा। और गवर्नर चाहे तो उस बिल को अपने पास रोक भी सकते हैं, उसको विथहोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि गवर्नर चाहे तो अपना एसेंट उस बिल को ना दें। लेकिन ये मनी बिल की कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो कोई मनी बिल पास करती है तो गवर्नर को उसको पास करना ही पड़ेगा, गवर्नर मनी बिल को नहीं रोक सकते।
इसके अलावा गवर्नर किसी भी बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। किसी भी बिल को वापस स्टेट की लेजिस्लेचर में भेज सकते हैं कि आप इसको दोबारा से रिकंसिडर करिए, लेकिन मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकते, ठीक है। तो मनी बिल को किसी भी हाल में उनको पास करना ही है। इसके अलावा बिल को गवर्नर जो है रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति लेने के लिए गवर्नर चाहे तो बिल को अपने पास रिजर्व रख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 ऑफ द मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और एंग्लो इंडियन मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंट कर सकते हैं। और गवर्नर के द्वारा जो है ऑर्डिनेंसेस भी पास किया जा सकता है। और गवर्नर ऑर्डिनेंस कब पास करते हैं, तो मान लीजिए कि उस समय असेंबली सेशन में नहीं है, असेंबली जो है सेशन में नहीं है, उस टाइम गवर्नर के द्वारा जो है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। लेकिन उसको लागू करने के लिए असेंबली की मीटिंग होनी चाहिए और 6 हफ्ते के अंदर असेंबली के द्वारा जो है उस ऑर्डिनेंस को अगर पास कर दिया जाएगा तभी वो ऑर्डिनेंस जो है वो पास होता है। इसके अलावा गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के संबंध में। और ये जो गवर्नर के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश या ऑर्डिनेंस हैं ये 6 महीने के लिए इफेक्ट में रहते हैं। और गवर्नर जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या करते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, ये कहाँ पे पेश करते हैं, तो स्टेट की लेजिस्लेचर में। तो याद रखिएगा गवर्नर का ये भी काम है कि ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो स्टेट के लेजिस्लेचर में पेश करें। अब बात करते हैं गवर्नर के जुडिशियल पावर्स की। तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर से कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी अगर किसी हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है वो गवर्नर की सलाह ले सकते हैं। और गवर्नर जो हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इनके जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको जो है स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा गवर्नर के पास यह पावर होती है कि गवर्नर पार्डन कर सकते हैं। पार्डन का मतलब क्या होता है कि कम्प्लीटली फॉरगिव करना, यानी कि सपोज करिए जैसे मान लीजिए किसी को 5 साल की जेल हुई थी तो कम्प्लीटली उसको छोड़ सकते हैं कि ठीक है तुम्हारी जो सज़ा थी तो उसको माफ़ कर दिया गया, तो गवर्नर पार्डन कर सकते हैं। इसके अलावा रिप्राइव कर सकते हैं। रिप्राइव का मतलब क्या होता है कि टेम्प्रोरी तरीके से उस पनिशमेंट को बस डिले किया गया है। मान लीजिए कोई मेडिकल रीज़न था तो उसकी वजह से उसकी पनिशमेंट को केवल डिले कर दिया गया, बाद में वो पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद है रिस्पाइट, और रिस्पाइट मतलब होता है कि पनिशमेंट की जो सीवियरिटी थी उसको कम कर देना, यानी कि अगर बहुत कड़ी सज़ा दे दी गई थी तो उस कड़ी सज़ा को थोड़ा सा कम कर देना। और ये किस वजह से हो सकता है, तो मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से हो सकता है। उसके बाद है रिमिशन। तो रिमिशन का मतलब होता है कि नेचर नहीं चेंज होगा, यानी कि जो पनिशमेंट का नेचर था, कड़ी पनिशमेंट दी गई थी तो पनिशमेंट कड़ी ही रहेगी, लेकिन उसका ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। कि मान लीजिए किसी को 10 साल की सज़ा दी गई तो वो 10 साल की सज़ा जो है वो कम करके 5 साल की हो गई, तो वहाँ पे नेचर नहीं चेंज होगा, केवल उसका ड्यूरेशन चेंज हो रहा है। उसके बाद लास्ट है कम्यूट। और कम्यूट का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दी गई थी, जैसे मान लीजिए किसी को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी तो उस उम्र कैद को वो 10 साल के लिए या 12 साल के लिए या 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट हैं वो डेथ सेंटेंस में पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 72 है वो ये कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो डेथ सेंटेंस में भी पार्डन कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, लेकिन ये पावर जो है ये गवर्नर के पास नहीं है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की। तो देखिए एक मनी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर का जो कंसेंट है वो ज़रूरी होता है। और डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए भी गवर्नर का अप्रूवल जो है वो ज़रूरी होता है। और गवर्नर ये इंश्योर करते हैं कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो बजट है वो लेजिस्लेचर में टाइम टू टाइम पेश किया जाए। इसके अलावा कोई भी खर्चा जो है स्टेट की कंटीजेंसी फंड से नहीं किया जा सकता बिना गवर्नर की सलाह लिए, यानी कि जब तक गवर्नर उस चीज़ को अप्रूव नहीं करते कि ठीक है आप स्टेट की कंटीजेंसी फंड में से पैसा निकाल लीजिए, तब तक उस पैसे को खर्च नहीं किया सकता है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड क्या होता है, तो देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 267 के क्लॉज 2 में आता है कंटीजेंसी फंड। और ये पैसा इसलिए रखा गया होता है कि मान लीजिए कभी अचानक से स्टेट पे काफ़ी बर्डन आ जाए, ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए, किसी डिजास्टर की वजह से हो सकता है या कोई नेचुरल इमरजेंसी आ जाए, तो उस टाइम इस कंटीजेंसी फंड के पैसे को यूज़ किया जाता है। और इस पैसे को यूज़ करने के लिए गवर्नर का अप्रूवल जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो स्टेट का कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है वो भी गवर्नर के कंट्रोल में होता है। तो कंटीजेंसी फंड और कॉन्सोलिडेटेड फंड ये दोनों फंड में से पैसा अगर निकालना है तो गवर्नर का अप्रूवल ज़रूरी है। बात करते हैं अब इमरजेंसी पावर्स की। अगर मान लीजिए कि गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 356।
और एक बार स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो गवर्नर जो है अब वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन उस स्टेट का देखेंगे। लेकिन गवर्नर की जो ये पावर है ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पीरियड पे क्या होगा, जो गवर्नर होंगे वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। और अभी तक बिहार में हमने देखा था पिछली बार कि 8 बार जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। अब बात करते हैं गवर्नर के ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर के बारे में। अगर मान लीजिए जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो अभी सेशन में नहीं है और अभी तत्काल रूप से क्या करना है कि कोई लॉ पास करना है, तो उस टाइम गवर्नर जो है एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं उस मैटर में। और वो जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी पावर सेम वैसी ही होती है जैसे लेजिस्लेचर के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है। और गवर्नर जो है किन किन मुद्दों पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, तो जो केवल स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट में दिए गए हैं उन्हीं पे गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और जो ये ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है, गवर्नर ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही ऑर्डिनेंस इशू कर देंगे, बल्कि गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेंगे, यानी चीफ मिनिस्टर की सलाह लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेंगे, उसके बाद ही वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैटर्स ऐसे हैं कि अगर गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करना है तो उनको जो है प्रेसिडेंट से सलाह लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की कंसेंट यहाँ पे ज़रूरी होगी। और ऐसा कब कब होगा, तो अगर मान लीजिए कि गवर्नर को ऐसा लगता है कि इस ऑर्डिनेंस में या इस चीज़ में हमको प्रेसिडेंट की अप्रूवल की आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। और इनके द्वारा जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा उसको स्टेट के लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम जो है स्टेट के लेजिस्लेचर के सामने ये ऑर्डिनेंस रखा जाएगा। और अगर स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा इसको अप्रूव नहीं किया गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 हफ्तों का टाइम मिलता है, अगर 6 हफ्ते के अंदर स्टेट की लेजिस्लेचर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं करती है तो वो एक्सपायर हो जाएगा, और अगर अप्रूव कर देती है तो फिर लॉ बन जाएगा। अब देखिए गवर्नर की पावर को लेके डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है, तो इसी को लेकर के गवर्नर की पावर्स को लेकर के जो है कई कमिटीज़ बनाई गई थी। तो पहली कमेटी है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो कि 1966 में बनाया गया था, और इसको चेयर कर रहे थे मोरारजी देसाई। और इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो गवर्नर की पोजीशन है उसको एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा होल्ड किया जाना चाहिए। दूसरी कमेटी है राजमन्नार कमेटी, 1970 में ये फॉर्म हुई और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये फॉर्म किया गया था। और इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 356 और 357 को जो है डिलीट कर देना चाहिए, और कहा कि अगर गवर्नर को अपॉइंट करना है तो स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए, न कि उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करें। और इस कमेटी ने यह भी कहा कि जो गवर्नर होंगे वो एक आदमी सिर्फ एक बार ही, एक टर्म के लिए ही गवर्नर बन सकता है, अगर एक बार कोई गवर्नर बन जाए तो दोबारा नहीं बन सकता। उसके बाद 2005 का है पंची कमीशन, और इसको हेड कर रहे थे फॉर्मर चीफ जस्टिस मदन मोहन पंची। और इनके द्वारा कहा गया कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है एक लिस्ट तैयार करेगी जिसमें कई लोगों का नाम रहेगा, और इसमें से गवर्नर जो है अपॉइंट किए जाने चाहिए। उसके बाद 1980 में आया सरकारिया कमीशन, और इस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो गवर्नर हैं उनको चीफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। अब आइए गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। देखिए जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, और ये पहले सिटीजन होते हैं स्टेट के। वहीं जो प्रेसिडेंट हैं ये इंडिया के, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हेड हैं और पहले सिटीजन हैं हमारे नेशन के। और गवर्नर के पास ये पावर होती है पार्डन, रिड्यूस, सस्पेंड या कम्यूट करने की, यानी जो सज़ा है उसको कम करने की, ख़त्म करने की, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि डेथ सेंटेंस को भी ख़त्म कर सकते हैं, और डेथ सेंटेंस में पार्डन जो है गवर्नर नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए अगर लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं है, तो गवर्नर यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 213। वहीं अगर प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करना है तो जब तक दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के सेशन में नहीं होंगे तब तक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते, और ये कहता है आर्टिकल 123। तो याद रखिएगा कि गवर्नर जो हैं वो ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकते हैं कि सिर्फ स्टेट की लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो सेशन में नहीं है उस टाइम इशू कर सकते हैं। वहीं प्रेसिडेंट कब इशू कर सकते हैं, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं हैं तो इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123। और गवर्नर जो हैं इनको अपॉइंट करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट। वहीं जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा जो है, और स्टेट की लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज़ हैं इनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को। और गवर्नर अपना ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर में होल्ड करते हैं, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे तो गवर्नर को उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है। और प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आपको पता है इम्पीचमेंट प्रोसेस चाहिए होती है। अब बात करते हैं गवर्नर और उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स के बारे में। तो देखिए जो गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसी को लेकर के ज़्यादातर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको देखने को मिलते हैं। तो 1959 में केरला गवर्नमेंट को जो है गवर्नर ने डिसमिस कर दिया था। तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो इस डिस्क्रिशनरी पावर की वजह से ही होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, उसको जो है डिसमिस कर सकते हैं। तो यही पावर इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये इस पावर का जो है काफ़ी बार जो है मिसयूज़ भी देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर में क्या क्या आता है।
तो जैसे मान लीजिए कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर है उसके द्वारा कोई बिल पास किया गया, तो जो गवर्नर होंगे वो क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेने के लिए उस बिल को अपने पास रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी है कि गवर्नर चाहे तो वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए जो है रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। इसके अलावा जो गवर्नर हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। और हमारे संविधान का आर्टिकल 163 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि गवर्नर ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो यूज़ की, तो उसके बाद वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस गवर्नर के डिसीजन को जो है कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया सकता, कहीं भी चैलेंज नहीं किया सकता। लेकिन पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर के पास ऐसी अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आती है, यानी कि अगर गवर्नर के द्वारा कोई भी गलत डिसीजन लिया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स के बारे में। तो पहला केस है जगदम्बिका पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1998 का ये केस है। तो देखिए 1998 में क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश थे रोमेश भंडारी, इनके द्वारा क्या किया गया कि जो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया गया और इनकी जगह पे जगदम्बिका पाल इनको जो है बना दिया गया चीफ मिनिस्टर। और इसी चीज़ को बीजेपी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक कंपोजिट फ्लोर टेस्ट जो है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो देखिए फ्लोर टेस्ट क्या होता है, यानी कि फ्लोर टेस्ट में क्या होता है कि असेंबली के अंदर बैठक होती है और वहाँ पे पार्टी को जो है अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ती है। तो उस टाइम क्या हुआ कि कल्याण सिंह को 225 वोट्स मिले, वहीं जगदम्बिका पाल को जो है केवल 196 वोट्स मिले। और इस रिजल्ट के बाद जगदम्बिका पाल को अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा, यानी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा। और यहाँ पे इसके पहले गवर्नर ने क्या किया था कि कल्याण सिंह के इस प्रपोजल को, यानी कि कल्याण सिंह ने कहा था कि एक बार जो है हमको बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए, लेकिन गवर्नर ने इनके इस डिसीजन को जो है रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद जो है यहाँ पे असेंबली में ये फ्लोर टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया। देखिए फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन को अगर क्लेम करना है कि मेरे पास मेजॉरिटी है तो वो असेंबली में बैठक होगी और वहाँ पे वो अपनी मेजॉरिटी क्लेम करेगा, जिसने मेजॉरिटी क्लेम की वही सरकार बनाएगा। उसके बाद देखिए 1994 का एक केस है एस.आर. बोम्मई केस। तो एस.आर. बोम्मई जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, लेकिन यहाँ पे गवर्नर के द्वारा जो है इनकी सरकार को डिसमिस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपके पास जो है मेजॉरिटी नहीं है और यहाँ पे कर्नाटका में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। और जो एस.आर. बोम्मई हैं ये इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं। उसके बाद 11 मार्च 1994 को 9 जजेस की बेंच के द्वारा जो है ये जजमेंट दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एस.आर. बोम्मई को जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अलाउ करना चाहिए और असेंबली में जो है इनको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने का मौका देना चाहिए। अब बात करते हैं कि बिहार के गवर्नर को लेके जो डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में। तो देखिए खासकर 2 गवर्नर्स बिहार के जो हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहे। सन 2000 के बाद जब स्टेट के असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नर बी.सी. पांडे नीतीश कुमार को इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन उस टाइम जो आरजेडी थी जिसको लीड कर रही थी राबड़ी देवी, वो उस टाइम जो है लार्जेस्ट पार्टी थी और बाद में फ्लोर टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है और यहाँ पर नीतीश कुमार जो है अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं और इनकी गवर्नमेंट जो है इनकी सरकार जो है वो कोलैप्स कर जाती है। और उसके बाद फिर आरजेडी और कांग्रेस ये साथ में गठबंधन की सरकार बनाते हैं और बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और इसके बाद 2005 में हमने कल डिस्कस किया था ये वाला केस, तो इसमें जो है बूटा सिंह उस समय गवर्नर थे और इनके द्वारा जो है असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था। लेकिन बाद में एनडीए, यूपीए और एलजेपी ये तीनों पार्टियां मिल के जो है वो गठबंधन की सरकार जो है फॉर्म करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है कि अभी पहली बैठक हो ही पाती उससे पहले ही असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है गवर्नर के द्वारा और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसमिस करने से पहले एक बार फ्लोर टेस्ट का मौका देना चाहिए, यानी कि उस पार्टी को एक बार अपनी बहुमत साबित करने का मौका जो है असेंबली में देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नर का क्या एक्चुअल पोजीशन है। तो देखिए हमारा इंडिया जो है वो एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, चाहे हम सेंटर में देखें चाहे हम स्टेट में देखें। और जो गवर्नर हैं वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है और जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि ये जो कोई भी पार्टी है, अगर ये पार्टी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होंगे इनको अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब देखिए आपको गवर्नर और प्रेसिडेंट की रोल में और पोजीशन में कई सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन सिमिलरिटीज़ जो हैं वो काफ़ी कम हैं, क्योंकि गवर्नर का जो रोल होता है वो डुअल रोल होता है।
एक तरफ जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो है एक तरह से सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट में। और इसीलिए गवर्नर के लिए ये जो पोजीशन होती है ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि 1960 से 1967 के बीच में लगभग जो स्टेट गवर्नमेंट थी उस टाइम उसको 11 बार डिसमिस किया गया था। और 1967 से 77 के बीच में लगभग 8 बार गवर्नर के द्वारा जो है डिसमिस किया गया था। 1977 के जनरल इलेक्शन के बाद जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी वो क्या करती है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को लगभग 9 स्टेट्स में जो है डिसमिस करवा देती है गवर्नर के हेल्प से। और 1980 में जो कांग्रेस होती है वो 11 स्टेट के गवर्नमेंट्स को जो है डिसमिस कर देती है गवर्नर का यूज़ करके ही। तो आप देख सकते हैं कि जो ये गवर्नर की पोस्ट है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। आइए अब बात करते हैं गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में। तो जो गवर्नर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे वर्क करते हैं और गवर्नर जो हैं वो स्टेट गवर्नेंस के हेड होते हैं। तो हमारे संविधान में गवर्नर के रोल को लेके 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। पहला है आर्टिकल 159। तो आर्टिकल 159 जो है संविधान को ये कहता है कि गवर्नर फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को, यानी ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे और जो भी कार्य करेंगे वो लोगों के हित में करेंगे। तो इस ओथ से ये लगता है कि जो गवर्नर हैं उनकी कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, कुछ डिफरेंट सोच हो सकती है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है और यही कारण बन सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद आर्टिकल 163 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट के अंदर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि एडवाइस करेंगे गवर्नर को, लेकिन ये तभी तक हो पाता है जब तक गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर जो है बीच में नहीं आती है। जब तक वो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ नहीं करते हैं तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो इशू है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करेंगे तो जो गवर्नर का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। उसके बाद है आर्टिकल 163 क्लॉज 2। और आर्टिकल 163 क्लॉज 2 ये कहता है कि गवर्नर अपने किसी भी डिसीजन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे, यानी कि गवर्नर के द्वारा अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है अपने जुरिडिक्शन के अंडर में तो उसके लिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। और गवर्नर जो हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकते हैं सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, और इसी चीज़ को लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी ये संवैधानिक तौर पर वैलिड है। जो गवर्नर की पोजीशन होती है वो पॉलिटिकल ही होती है, यानी कि केंद्र में जो सरकार है वो अपना ही तो आदमी बैठाएगी स्टेट में, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद ये 2 ऐसे गवर्नर थे बिहार के जो बाद में चल के इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके अलावा श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये जो हैं 41st गवर्नर हैं इंडिपेंडेंट बिहार के। और मान लीजिए जो गवर्नर की सीट है वो खाली है, कोई भी गवर्नर नहीं है, तो उस टाइम जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर का रोल प्ले कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज़ कर सकते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इनक्यूबमेंट। तो इस वीडियो में से इतना ही दोस्तों, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।